हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का विषय है सिंटैक्स। आज हम लोग सीखेंगे सिंटैक्स। आइए जानते हैं सिंटैक्स क्या होता है। तो याद रखिए, हियर द वर्ड सिंटैक्स मीन्स साइंस ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य विज्ञान। सिंटैक्स का अर्थ है वाक्य विज्ञान। ये क्या करता है? सेंटेंस का स्टडी करता है। तो याद रखिए, सिंटैक्स इज कॉल्ड साइंस ऑफ सेंटेंस। सिंटैक्स को वाक्य विज्ञान कहा जाता है। इट मे आल्सो बी कॉल्ड ऑपरेटर ऑफ सेंटेंस। इसे सेंटेंस का ऑपरेटर भी कहा जा सकता है। बिकॉज क्योंकि जस्ट एज एन ऑपरेटर ऑपरेट्स आवर बॉडी, क्योंकि जिस तरह से एक ऑपरेटर हमारे शरीर को ऑपरेट करता है एंड रिमूव्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर बॉडी, और हमारे शरीर से संबंधित समस्याओं को दूर करता है एंड मेक्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, और हमारे शरीर को फिट और हेल्दी बना देता है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से सिंटैक्स ऑपरेट सेंटेंस। सिंटैक्स सेंटेंस को ऑपरेट करता है एंड रिमूव्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेंटेंस, और वाक्य से संबंधित समस्याओं को दूर करता है एंड मेक्स द सेंटेंस फिट एंड हेल्दी, और सेंटेंस को फिट और हेल्दी बना देता है। तो याद रखिए, सिंटैक्स इज कॉल्ड साइंस ऑफ सेंटेंस। इट मे आल्सो बी कॉल्ड ऑपरेटर ऑफ सेंटेंस। This word syntax is derived from two Greek words, syn and taxis. ये जो syntax शब्द है ना, एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों syn और taxis से मिलकर बना है। याद रखिएगा, syntax शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों syn और प्लस टैक्सेस सिन प्लस टैक्सेस से मिलकर बना है। द वर्ड सिंटैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स सिन प्लस टैक्सेस। सिंटैक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों सिन और टैक्सेस से मिलकर बना है। सिन मीन्स, सिन का अर्थ होता है टूगेदर। सिन का अर्थ होता है टूगेदर, साथ साथ, और टैक्सेस का अर्थ होता है पुट इन ऑर्डर। पुट इन ऑर्डर, पुट इन ऑर्डर, क्रम में रखना। सिंटैक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों सिन और टैक्सेस से मिलकर बना है। सिन का अर्थ होता है टुगेदर, साथ साथ, और टैक्सेस का अर्थ होता है पुट इन ऑर्डर, क्रम में रखना। सो सिंटैक्स मीन्स, इसलिए सिंटैक्स का अर्थ हुआ, सिंटैक्स मीन्स सो सिंटैक्स मीन्स syntax means the ordering or arranging of words in a sentence. इन ए सेंटेंस। तो फिर एक बार देख लीजिए, जो सिंटैक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सिंटैक्स वर्ड ग्रीक भाषा की सिन और टैक्सेस दो शब्दों से मिलकर बना है। सिन का अर्थ होता है टुगेदर, साथ साथ, और टैक्सेस का अर्थ होता है पुट इन ऑर्डर, क्रम में रखना।
अतः सिंटैक्स का अर्थ हुआ, सिंटैक्स मीन्स, सिंटैक्स का अर्थ हुआ द ऑर्डरिंग और अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, अर्थात किसी वाक्य में शब्दों को सही और उचित क्रम में रखकर सही अंग्रेजी लिखना ही सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स का अर्थ हुआ, क्या हुआ, द ऑर्डरिंग और अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, किसी वाक्य में शब्दों को सही और उचित क्रम में रखकर सही अंग्रेजी लिखना ही सिंटैक्स कहलाता है। आई होप यहां तक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब रही बात फेमस ग्रामेरियन चेस आर्मर ने सिंटैक्स के बारे में लिखा है। सिंटैक्स के बारे में फेमस ग्रामेरियन जेस आर्मर ने लिखा है। क्या लिखा है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्य में शब्दों की शुद्ध व्यवस्था को सिंटैक्स वाक्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहा है जेस आर्मर ने? एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं उनको। ठीक, जेस आर्मर ने लिखा है, क्या लिखा है? सिंटैक्स के विषय में फेमस ग्रामेरियन जेस आर्मर ने लिखा है। क्या लिखा है? द करेक्ट अरेंजमेंट of words in a sentence is called syntax. ये डेफिनेशन किसकी है? जेएस आर्मर। इसको लिखा है किसने? इसको बताया किसने? जेएस आर्मर ने। क्या? जेएस आर्मर। तो सिंटैक्स के विषय में जेएस आर्मर ने कहा है, क्या कहा है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्य में शब्दों की शुद्ध व्यवस्था को सिंटैक्स कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने तो जान लिया सिंटैक्स के बारे में। एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। बोलो भाई आप पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग सीख क्या रहा? सिंटैक्स। अगर किसी ने हम लोगों से पूछ दिया कि भाई सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, तो याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, सिंटैक्स इज कॉल्ड साइंस ऑफ सेंटेंस। सिंटैक्स को वाक्य विज्ञान कहा जाता है। ये वाक्य शास्त्र है। ये वाक्य का स्टडी करता है, वाक्य की समस्याओं को ढूंढता है और वाक्य से समस्याओं को दूर करता है और वाक्य को परफेक्शन और करेक्शन देता है। ठीक, याद रखिए। Here the word syntax means science of sentence. I mean to say, मेरे कहने का मतलब है syntax is called science of sentence. Syntax को वाक्य विज्ञान कहा जाता है and it may also be called operator of a sentence. इसे वाक्य का ऑपरेटर भी कहा जा सकता है because, क्योंकि just as an operator operates our body, क्योंकि जिस तरह से एक ऑपरेटर हमारे शरीर को ऑपरेट करता है and removes the problems related to our body, और हमारे शरीर से संबंधित समस्याओं को दूर करता है एंड मेक्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, और हमारे शरीर को हेल्दी और फिट बना देता है। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से सिंटैक्स ऑपरेट सेंटेंस। सिंटैक्स सेंटेंस का ऑपरेशन करता है। सिंटैक्स सेंटेंस को ऑपरेट करता है एंड रिमूव्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेंटेंस, और वाक्य से संबंधित समस्याओं को दूर करता है एंड मेक्स द सेंटेंस फिट एंड हेल्दी, और सेंटेंस को फिट और हेल्दी बना देता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? दिस वर्ड सिंटैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स सिन एंड टैक्सस। ये सिंटैक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों सिन और टैक्सस, सिन और टैक्सस से मिलकर बना है। सिन का अर्थ होता है टुगेदर, साथ साथ, एंड टैक्सेस का होता है पुट इन ऑर्डर, क्रम में रखना। सो सिंटैक्स मीन्स, सिंटैक्स का अर्थ हुआ द ऑर्डरिंग और अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, अर्थात किसी वाक्य में
शब्दों को सही और उचित क्रम में रखकर सही अंग्रेजी लिखना ही सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स के विषय में फेमस ग्रामरियन जेस आर्मर ने लिखा है। क्या लिखा है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्य में शब्दों की शुद्ध व्यवस्था को सिंटैक्स वाक्य विज्ञान कहा जाता है, वाक्य विज्ञान कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने तो सिंटैक्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर लिया। ठीक, अब देखते हैं सिंटैक्स एक बृहद चैप्टर है। सिंटैक्स एक बृहद चैप्टर है। अब इस पर विजय कैसे हासिल की जाए? सिंटैक्स एक बृहद चैप्टर है। इसके अध्ययन को कैसे किया जाए कि इसका अध्ययन हमारे लिए आसान हो जाए या हम सिंटैक्स पर विजय हासिल कर लें? तो याद रखिए, टू मेक द स्टडी ऑफ सिंटैक्स इजी, सिंटैक्स के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। आइए जानते हैं ये 3 भाग कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहां देख लेते हैं वो तीनों भाग क्या हैं। ठीक, क्या बोला अभी भाई? सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? एक बृहद चैप्टर है और बिना सिंटैक्स पढ़े वाक्य की समझ हमें होगी ही नहीं। किस ऑर्डर में कौन सा वर्ड होगा, शब्दों के बीच में क्या कॉनकॉर्ड होगा, क्या एग्रीमेंट होगा, उनका प्लेसमेंट क्या होगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। इन सब चीजों को जानने के लिए हमें सिंटैक्स का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अब रही बात सिंटैक्स की, तो एक बृहद चैप्टर है। इसका अध्ययन कैसे किया जाए कि हमारी मुट्ठी में आ जाए, हम इस पर विजय हासिल कर लें? तो याद रखो, टू मेक द स्टडी ऑफ सिंटैक्स इजी, सिंटैक्स के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। आइए जान लेते हैं वो तीनों पार्ट क्या क्या है। ठीक, अब देखना है 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, पहला पार्ट क्या है इसका, यहां देख लेते हैं। ठीक, अब पहला पार्ट है हमारा, पहला पार्ट है हाउ शुड a sentence be framed या formed? A, how should a sentence be framed or formed? वाक्य की रचना कैसे की जाए? फर्स्ट पार्ट, हाउ शुड अ सेंटेंस बी फ्रेम्ड और फॉर्म्ड, वाक्य की रचना कैसे की जाए। दूसरा, इन विच ऑर्डर, दूसरा है इन विच ऑर्डर द वर्ड्स ऑफ a sentence in which order the words of sentence be kept, in which order the words of sentence be kept, वाक्य के शब्दों को किस क्रम में रखा जाए, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है, what type of concord should be among the words of a sentence? In what type of concord should be among the words of a sentence? वाक्य में आए हुए शब्दों में क्या सामंजस्य होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा सिंटैक्स चैप्टर के अध्ययन को आसान बनाने के लिए
इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिंटैक्स पर विजय कैसे हासिल करें, सिंटैक्स का अध्ययन कैसे करें कि पूरा सिंटैक्स हमारी मुट्ठी में आ जाए, तो सिंटैक्स के अध्ययन को आसान बनाने के लिए सिंटैक्स को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट है हाउ शुड अ सेंटेंस बी फ्रेम्ड और फॉर्म्ड, वाक्य की रचना कैसे की जाए। इसमें हम क्या सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की क्या रचना। पहला है हाउ शुड अ सेंटेंस बी फॉर्म्ड, वाक्य की रचना कैसे की जाए। जब वाक्य की रचना करना जान जाए, अब उसमें शब्दों को कैसे रखना है। दूसरा है इन विच ऑर्डर द वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस बी केप्ट, वाक्य के शब्दों को किस क्रम में रखा जाए। तीसरा है व्हाट टाइप ऑफ कॉनकॉर्ड शुड बी एमंग द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य में आए हुए या वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में किस प्रकार का कॉनकॉर्ड, किस प्रकार का एग्रीमेंट होना चाहिए। ये 3 पार्ट में क्या है, सिंटैक्स हमारा डिवाइड है। ठीक, सिंटैक्स के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हाउ शुड ए सेंटेंस बी फ्रेम्ड, वाक्य की रचना कैसे की जाए। दूसरा पार्ट है इन विच ऑर्डर द वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस बी केप्ट, वाक्य के शब्दों को किस क्रम में रखा जाए। और जो तीसरा पार्ट हमारा है वो है व्हाट टाइप ऑफ कॉनकॉर्ड शुड बी अमंग द वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के शब्दों में किस प्रकार का कॉनकॉर्ड होना चाहिए। अब इन तीनों पार्टों से 3 चीजें छन कर बाहर आ रही हैं। अब यहां समझिएगा, इन 3 चीजों से, इन तीनों पार्टों से 3 चीजें छन कर बाहर आ रही हैं। पहले पार्ट से जो चीज छन कर बाहर आ रही है वो क्या है, वो है, अब इससे निकल के बात आ रही है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की संरचना। किसी वाक्य को बनाया कैसे जाए, वाक्य बनते हैं कैसे, ये फर्स्ट पार्ट से निकल करके आ गया। ठीक, दूसरे पार्ट में आ रहा है ठीक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये दूसरे पार्ट से निकल करके आ रहा है शब्दों का क्रम। और तीसरे पार्ट से जो निकल कर आ रहा है वो है कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड याद रखना है, कॉनकॉर्ड। ठीक, इससे क्या, ये तीसरे पार्ट से निकल के आ रहा है कॉनकॉर्ड, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये दूसरा हमारा क्या, दूसरे पार्ट से निकले आ रहा है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। और तीसरे से जो निकल के आ रहा है वो है क्या, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब ये तीनों पार्टों से 3 चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं। पहले से निकल के आ रही है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की संरचना। कोई वाक्य बनता है कैसे, इसमें हम वाक्य की संरचना को सीखेंगे। तो ये तो आपको सिंथेसिस में बताया जा चुका है। ठीक, जो हम सेंटेंस की स्टडी करते हैं तो सेंटेंस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस और दूसरा है काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पहला पार्ट और प्रेडिकेट दूसरा पार्ट। सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला हेड वर्ड, दूसरा क्वालिफायर। क्वालिफायर के भी 3 पार्ट होते हैं, पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। प्रेडिकेट के भी 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस के काइंड की बात करें तो सेंटेंस के काइंड के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा, इंपरेटिव सेंटेंस तीसरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चौथा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस 5वां। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, संरचना के आधार पर सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, वैसे 3 प्रकार के होते हैं।
पहला है सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य, तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य और चौथा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस मिश्र संयुक्त वाक्य। इसमें तो हमें सीखेंगे। दूसरे पार्ट में आ रहा है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्रम। अब किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में शब्दों का क्रम क्या होता है? पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन एग्जाम में क्या करेगा? शब्दों सेंटेंस के वर्ड्स के ऑर्डर को बिगाड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उनके ऑर्डर को बिगाड़ दिया जाएगा। इसी को नाम देते हैं पैराजम्बल। ठीक, पैराजम्बल में भी यहां से प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इसमें क्या शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी करते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है वो है कॉनकॉर्ड। जो तीसरे पार्ट से निकल के चीज आ रही है वो कॉनकॉर्ड, ए इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि पूरा टेंस इसी पर डिपेंड करता है, पूरा एक्टिव पैसिव इसी पर डिपेंड करता है। ठीक, पूरा सिंटैक्स इसी पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि सिंटैक्स चैप्टर के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 3 पार्ट में विभाजित कर दिया गया है। पहले पार्ट का नाम है हाउ शुड सेंटेंस बी फ्रेम्ड, वाक्य की रचना कैसे की जाए, और दूसरे पार्ट का नाम है इन विच ऑर्डर द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस बी केप्ट, वाक्य के शब्दों को किस क्रम में रखा जाए, और तीसरे पार्ट में व्हाट टाइप ऑफ कॉनकॉर्ड शुड बी अमंग द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य में आए हुए शब्दों में किस प्रकार का एग्रीमेंट होना चाहिए। अब इन तीनों पार्टों से 3 चीजें छन कर जो बाहर हमारे सामने आई वो है पहले पार्ट से जो निकल के आ रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य की संरचना। दूसरे पार्ट से जो चीज निकल के बाहर आ रही है वो है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्रम, और तीसरे पार्ट से जो चीज निकल के आ रही है वो है कॉनकॉर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोकस करेंगे इसी कॉनकॉर्ड पर, देखते हैं कॉनकॉर्ड क्या है। लेट्स फोकस ऑन कॉनकॉर्ड। आइए कॉनकॉर्ड पर फोकस करते हैं। आइए अब कॉनकॉर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉनकॉर्ड, उसको देख लेते हैं। हम लोग अब सीखने चल रहे हैं क्या, 3 पार्ट हो गए। सिंटैक्स के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 3 पार्ट में विभाजित किया। अब हम लोग चल रहे हैं क्या, तीनों पार्टों से 3 चीजें निकल कर बाहर आई हैं। पहले पार्ट से निकल के आता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, दूसरे पार्ट से निकल के आता है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, और तीसरे पार्ट से निकल करके आता है कॉनकॉर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अब यहाँ पर चर्चा जो करने जा रहे हैं वो है सिंटैक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कॉनकॉर्ड। अब कॉनकॉर्ड क्या होता है जरा इसको जान लेते हैं। कॉनकॉर्ड, एक कॉनकॉर्ड होता है, और कॉनकॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है तालमेल, सामंजस्य। इसका जो दूसरा नाम होता है वो है एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इसका दूसरा नाम है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? एग्रीमेंट, याद रखिएगा। ठीक, अब कॉनकॉर्ड क्या है इसके बारे में क्या जाने। ठीक, तो कॉनकॉर्ड क्या होता है पहले जान लीजिए। कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? इन द लैंग्वेज ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स की भाषा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड का अर्थ क्या होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड से आप क्या समझते हैं। किसकी भाषा में? सिंटैक्स की भाषा में कॉनकॉर्ड से क्या मतलब है, कॉनकॉर्ड क्या होता है, आइए इसी को जानते हैं। ठीक, कॉनकॉर्ड क्या है तो याद रखना, द सिलेक्शन ऑफ वर्ब। जब भी आप अंग्रेजी में कुछ पढ़ते हो, जब भी आप अंग्रेजी में कुछ बोलते हो, जब भी आप अंग्रेजी में कुछ लिखते हो, जब भी आप अंग्रेजी में कुछ लिखते हो, पढ़ते हो, बोलते हो, तो वाक्य ही लिखते हो, वाक्य ही पढ़ते हो, और वाक्य ही बोलते हो। तो जब आप वाक्य लिखोगे, वाक्य पढ़ोगे, वाक्य बोलोगे, रोज का आपका यही काम है, तो कोई भी वाक्य होगा तो उसके सब्जेक्ट और वर्ब में कॉनकॉर्ड जरूर होगा, और उसी कॉनकॉर्ड को हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक, कॉनकॉर्ड क्या है? द सिलेक्शन ऑफ वर्ब, समझिएगा ध्यान से।
कोई बोल दे व्हाट डू यू मीन बाय कॉनकॉर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स की भाषा में कॉनकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? तो याद रखना, द सिलेक्शन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉनकॉर्ड। सुनिए ध्यान से, ठीक? क्या है? द सिलेक्शन ऑफ वर्ब, द सिलेक्शन ऑफ वर्ब, द सिलेक्शन ऑफ वर्ब according to the number, according to the number and person of its subject, is called concord। ए है, कोई अगर बोल दे सिंटैक्स की भाषा में कॉनकॉर्ड से आप क्या समझते हैं, तो मैंने तभी आपको बता दिया, जब भी आप अंग्रेजी में कुछ बोलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो वाक्य लिखोगे, वाक्य पढ़ोगे, वाक्य बोलोगे, कॉनकॉर्ड। कोई भी सेंटेंस होगा बिना वर्ब के बनेगा नहीं, कोई भी सेंटेंस, देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस, देयर कैन बी नो सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट ए वर्ब। अंग्रेजी भाषा में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के नहीं बन सकता, बिकॉज द वर्ब इज दैट वर्ड ऑफ सेंटेंस व्हिच गिव्स मीनिंग टू द सेंटेंस। क्योंकि क्रिया वाक्य का वो शब्द होता है जो वाक्य को अर्थ प्रदान करता है। देयर कैन नो सेंटेंस बी इमेजिन्ड विदाउट वर्ब। बिना क्रिया के किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती, बिकॉज द सोल ऑफ सेंटेंस लाइज इन वर्ब। क्यों? क्योंकि वाक्य का जो प्राण होता है वो क्रिया में निहित होता है। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ वर्ब इज कॉल्ड द सोल ऑफ ए सेंटेंस। वर्ब को वाक्य का प्राण कहा जाता है। विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज डेड। बिना क्रिया के वाक्य निष्प्राण हो जाता है। तो कोई भी वाक्य आप लिखो, चाहे बोलो, चाहे पढ़ो, उसमें क्रिया जरूर होगी। और किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया होती है वो किसको एग्री करती है, वो किसको फॉलो करती है? अपने सब्जेक्ट को। तो याद रखो, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ब जरूर होगी। और वर्ब किससे एग्री करती है? द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य क्रिया अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री करती है। वही बात यहाँ पे है। द सिलेक्शन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन, समझिएगा यहाँ, according to the number and person of its subject is called concord। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के, नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का चयन करना ही कोई भी वाक्य हो। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का चयन करना ही कॉनकॉर्ड कहलाता है। याद रखिएगा, ये जो कॉनकॉर्ड होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक, अब यहां आप समझो, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करना ही कॉनकॉर्ड कहलाता है। एक कॉनकॉर्ड दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, ठीक? ये दो प्रकार का होता है। कॉनकॉर्ड दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल कॉनकॉर्ड, एक होता है फॉर्मल कॉनकॉर्ड। फॉर्मल कॉनकॉर्ड, एक होता है फॉर्मल कॉनकॉर्ड, याद रखिएगा, और दूसरा होता है नोशनल कॉनकॉर्ड। दूसरा होता है नोशनल कॉनकॉर्ड, नोशनल कॉनकॉर्ड। दूसरा होता है नोशनल कॉनकॉर्ड। एक होता है फॉर्मल कॉनकॉर्ड और दूसरा होता है नोशनल कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा।
किसी भी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट और नंबर, वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करना, ये क्या कहलाता है? कॉनकॉर्ड कहलाता है। एक कॉनकॉर्ड बता रहा है दो प्रकार का होता है, ठीक? कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है फॉर्मल कॉनकॉर्ड और दूसरा होता है नोशनल कॉनकॉर्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं फॉर्मल कॉनकॉर्ड के इसके बारे में। अब फॉर्मल कॉनकॉर्ड क्या है, इसी को हम फोकस करेंगे। When the subject of a sentence is singular in form and meaning, it is followed by singular verb. जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग, समझिएगा ध्यान से, कॉनकॉर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल कॉनकॉर्ड, दूसरा होता है नोशनल कॉनकॉर्ड। इन दोनों कॉनकॉर्ड में डिफरेंस क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। फॉर्मल कॉनकॉर्ड फोकस करेंगे किस पर? फॉर्मल कॉनकॉर्ड को फोकस कर रहे हैं। फॉर्मल कॉनकॉर्ड क्या है? तो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सिंगुलर इन फॉर्म एंड मीनिंग, इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग, रूप और अर्थ दोनों में सिंगुलर होता है, इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक बात याद रखिएगा, ठीक? जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग, रूप और अर्थ दोनों में सिंगुलर होता है, तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एंड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज प्लूरल इन फॉर्म एंड मीनिंग, इट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। और जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग, रूप और अर्थ दोनों में प्लूरल होता है, इट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सच टाइप ऑफ कॉनकॉर्ड, इस प्रकार के कॉनकॉर्ड को, इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के कॉनकॉर्ड को हम क्या नाम देते हैं? फॉर्मल कॉनकॉर्ड। याद रखिएगा फॉर्मल कॉनकॉर्ड क्या होता है, आप समझ गए होंगे। आप जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग दोनों में सिंगुलर होता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग दोनों में प्लूरल होता है, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के कॉनकॉर्ड को हम लोग फॉर्मल कॉनकॉर्ड कहते हैं। कैसे, जान लीजिए। जैसे यहां देख लेते हैं, ठीक? यहां देखेंगे सेंटेंस, ठीक? हमारा फोकस क्या हो रहा है? फॉर्मल कॉनकॉर्ड। क्या कर रहे हैं हम लोग फोकस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं किस पे? फॉर्मल कॉनकॉर्ड। फॉर्मल कॉनकॉर्ड, ये हमारा फॉर्मल कॉनकॉर्ड, ठीक? तो फॉर्मल कॉनकॉर्ड का एक रूल है, याद रखना, ठीक? एस 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 वी, याद रखना। क्या? एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एस का मतलब सिंगुलर और एस का मतलब क्या? सब्जेक्ट। एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एस वी एस वी का मतलब क्या होता है? याद रखना, एस वी का मतलब, एस का मतलब सिंगुलर और वी का मतलब क्या? वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। एंड पीएस पीवी, पीएस का मतलब, पी का मतलब प्लूरल, पी का मतलब प्लूरल और एस का मतलब सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब। याद रखना, ठीक? पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब। ये किसका फॉर्मूला है? फॉर्मल कॉनकॉर्ड का। फॉर्मल कॉनकॉर्ड में क्या होता है? जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग दोनों में सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग दोनों में प्लूरल होता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो कॉनकॉर्ड होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं?
फॉर्मल कॉनकॉर्ड। अब देख लेते हैं कैसे, जैसे द बॉय, द बॉय, द बॉय वांट्स, वांट्स टू प्ले, टू प्ले क्रिकेट। अब यहां देखिए इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, तो ये वांट्स हमारा क्या है, वर्ब है, याद रखना, ठीक, ये हमारा वर्ब है। अब क्या है, अगर हम इसके सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट कौन है, द बॉय, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक। अभी जो सब्जेक्ट है ये फॉर्म में क्या है, सिंगुलर है, और मीनिंग में क्या है, सिंगुलर है, मतलब ये फॉर्म और मीनिंग दोनों में सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगी है, एस वी। एस वी का मतलब सिंगुलर वर्ब, यहां समझिए, एस 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 वी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो कॉनकॉर्ड है उसको क्या नाम देंगे, फॉर्मल कॉनकॉर्ड। जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग दोनों में सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के कॉनकॉर्ड को हम लोग नाम क्या देते हैं, फॉर्मल कॉनकॉर्ड, ठीक। अब यहां देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ठीक, द बॉय, यहां देख लेते हैं, पहला सेंटेंस था, यहां दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, द बॉय, द बॉयज want to play cricket, to play cricket। अब यहां देख लीजिए आप, द बॉयज want to play cricket। अब अगर इस वाक्य में देखें तो इस वाक्य में वर्ब कहाँ है, want, ये हमारा वर्ब है, और फिर इसका सब्जेक्ट कौन है, बॉयज, ये इसका सब्जेक्ट। अब अगर देखें इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इस फॉर्म में, रूप में भी प्लूरल है और मीनिंग, अर्थ में भी प्लूरल है। अब इसका जो वर्ब है वो फॉर्म और मीनिंग दोनों में प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या, प्लूरल वर्ब, पीएस प्लूरल, क्या, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, ठीक। और इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के कॉनकॉर्ड को, इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के कॉनकॉर्ड को हम लोग क्या नाम देगा, फॉर्मल कॉनकॉर्ड। क्या नाम देगा, फॉर्मल कॉनकॉर्ड, फॉर्मल कॉनकॉर्ड, यहाँ पे फॉर्मल कॉनकॉर्ड। आई होप फॉर्मल कॉनकॉर्ड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के कॉनकॉर्ड को हम क्या नाम देते हैं, फॉर्मल कॉनकॉर्ड। आई होप ये चीजें आपकी फॉर्मल कॉनकॉर्ड की क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब देखते हैं दूसरा बच गया हमारे सामने, नोशनल कॉनकॉर्ड। अब नोशनल कॉनकॉर्ड क्या है, जरा उसको देख लेते हैं, ठीक। दूसरा, जब किसी भी सेंटेंस की वर्ब और सब्जेक्ट की बात कर ले, ठीक, यहां देख लेते हैं एक बार। अब यहां दूसरा जो हमारा हो गया है, दूसरा जो आ रहा हो हमारा नोशनल कॉनकॉर्ड, नोशनल कॉनकॉर्ड, नोशनल कॉनकॉर्ड। अब इसमें क्या बोलता है, ठीक। अब यहां देखते हैं, when the subject of a sentence is plural in form but singular in meaning, it is followed by singular verb। जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट फॉर्म में तो क्या हो, प्लूरल हो, लेकिन मीनिंग में क्या हो, सिंगुलर हो, तो इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एंड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट फॉर्म में तो क्या सिंगुलर हो, लेकिन मीनिंग में क्या हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ हमेशा क्या, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के इस प्रकार के कॉनकॉर्ड को हम लोग नाम क्या देता है, नोशनल कॉनकॉर्ड। आप समझ तो इसको नहीं पाए होंगे, कहना क्या चाहता है, देख तो ऐसे समझिए, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या
एग्री करता है। तो अब यहां तो ये बता रहा है कि जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट फॉर्म में तो प्लूरल हो लेकिन अर्थ में, मीनिंग में क्या हो, सिंगुलर हो, तो याद रखिएगा उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर कर पूछे जाते हैं। और फिर दूसरा तरफ क्या कहता है, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट फॉर्म में तो सिंगुलर हो लेकिन अर्थ में प्लूरल हो, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के इस प्रकार के कॉन्कॉर्ड को हम लोग नाम क्या देते हैं, नोशनल कॉन्कॉर्ड। आइए जानते भी समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे यहां लिखा मैथमेटिक्स, 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 मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स आर a difficult subject। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, एक सेंटेंस आपको दे दिया गया, आपसे कहा गया ठीक कि कहाँ एरर है। अब इस सेंटेंस को फोकस करें तो अब यहां पर देखें तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट है। ये देखने में तो क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस मैथमेटिक्स इज प्लूरल इन फॉर्म। ए फॉर्म में तो प्लूरल है बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन ये मीनिंग में क्या है, सिंगुलर है। सो इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, आर ना होकर के क्या होना चाहिए, इज। ठीक, तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के, वर्ब हमारा ठीक, इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के कॉनकॉर्ड को क्या नाम देंगे, नोशनल कॉनकॉर्ड। क्या नाम देंगे, नोशनल कॉनकॉर्ड, नोशनल कॉनकॉर्ड। ये तो यहां देख लिया, जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट फॉर्म में तो प्लूरल हो लेकिन मीनिंग में सिंगुलर हो, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के इस प्रकार के कॉनकॉर्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, नोशनल कॉनकॉर्ड। ठीक, लेकिन फिर दूसरी तरफ क्या कहता है, जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट फॉर्म में तो सिंगुलर हो लेकिन अर्थ में क्या हो, प्लूरल हो, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के कॉनकॉर्ड को हम लोग नोशनल कॉनकॉर्ड नाम देते हैं। कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे द कैटल, कैटल, कैटल आर, द कैटल आर, the cattle is grazing, grazing, the cattle is grazing in the field, in the field। अब यहां देखें इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, वर्ब है। अब यहां इसके सब्जेक्ट को देखें तो इसका सब्जेक्ट क्या, फॉर्म में तो सिंगुलर है, ये फॉर्म में तो हमारा सिंगुलर है, लेकिन याद रखना मीनिंग में प्लूरल होता है। तो इसके बाद हमेशा प्लूरल का प्रयोग होता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का। और यहाँ पर क्या है, इज ना हो करके क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, आर। ठीक, यहाँ का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो क्या, हमारा देखने में रूप में तो क्या फॉर्म में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में प्लूरल है, इसलिए हमेशा इसके बाद प्लूरल का प्रयोग होगा। और इस प्रकार के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के कॉनकॉर्ड को हम लोग क्या नाम देगा, नोशनल कॉनकॉर्ड, नोशनल कॉनकॉर्ड। फ्रेंड्स, आई होप यहां तक तो आप लोगों ने क्या जान लिया होगा। तो वीडियो को क्लोज करें उसके पहले फिर आपको बता दे रहे हैं एक बात, कॉनकॉर्ड दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल कॉनकॉर्ड और दूसरा नोशनल कॉनकॉर्ड। फॉर्मल कॉनकॉर्ड क्या होता है, जब किसी भी वर्ब का
सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग दोनों में सिंगुलर होता है उसके बाद सिंगुलर का प्रयोग होता है। और जब किसी भी सेंटेंस की वर्ब का सब्जेक्ट, फॉर्म और मीनिंग में प्लुरल होता है उसके बाद प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के इस प्रकार के कॉनकॉर्ड को फॉर्मल कॉनकॉर्ड कहा जाता है। और जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट फॉर्म में तो प्लुरल हो लेकिन मीनिंग में सिंगुलर हो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट फॉर्म में तो सिंगुलर हो लेकिन मीनिंग में प्लुरल हो उसके बाद हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के इस प्रकार के कॉनकॉर्ड को हम लोग नोशनल कॉनकॉर्ड नाम देते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।